सीबीएसई क्लास 10th के सोशल स्टडी क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारियां लास्ट मिनट टिप्स के रूप में सामने आ रही है कि सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ही एक क्वेश्चन पेपर तय किए जाएंगे। वहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। कंटेम्पररी इंडिया से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जिस तरह के मार्क्स के डिवीजन है, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जा रहा है कि आखिर स्टूडेंट तैयारी किस तरह से करते हैं और उनका मोटो क्या होता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर के लिए काफी संयम रखना होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का दौर रहता है एसएसटी में, और जनरली आपके बी और सी ऑप्शन सही होते बताए गए होते हैं। लेकिन ट्रिक पार्ट यह है कि एक्सपीरियंस टीचर बताते हैं कि जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, वहां पर स्टूडेंट को चूजी होना होता है। जिस तरह की एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। महात्मा गांधी ने उस समय इस मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी थी। फिर एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था। थर्ड पॉइंट था रॉलेट एक्ट। फिर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे या डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, वो नहीं दे पाए थे। तो इस तरह की बातों को याद रखना है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से, डिफरेंशिएट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? जब आप सेल ज्यादा कर रहे हो और बाय कम कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट इंडिया है, ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में अपने सामान को बेच के डॉलर अर्न करे और उसके बनस्पत जो सामान इंपोर्ट करता है वो कम हो। लेकिन अनफेवरेबल में क्या हो रहा है? हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 70 से 80% अपने जो भी रिसोर्सेज हैं और अपने जो ट्रेड फेवर है उसको अनफेवर कर ले रहे हैं। तो इसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि स्टेट एनी टू डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। एक तो है कि यूनिटरी गवर्नमेंट बनने में बहुत मुश्किल होती है, सेंटर वीक हो जाता है। फिर डिमेरिट से मल्टी पार्टी सिस्टम का कि किसी तरह के डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट को काफी समय लेना पड़ता है। अब डिफाइन द टर्म क्रेडिट। क्रेडिट होता है जिसको आप मनी या फिर कोई भी थिंग लेते हैं उधार, तो इसके लिए आप मॉर्गेज रखते हैं या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब आप देने वाले यानी डेब्टर और बायर के बीच में होता है, तो जिस चीज का एक्सचेंज होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट मनी भी हो सकता है, क्रेडिट बिल भी हो सकता है, क्रेडिट लैंड भी हो सकता है। आप किसी चीज को भी क्रेडिट के रूप में लेते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्लास 10th में इंडियन इकोनॉमिक के अंतर्गत क्रेडिट का मतलब होता है मनी का क्रेडिट करना, पैसे का या फिर जो मूवेबल और अनमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनका क्रेडिट करना होता है। इस तरह से एक डेटा देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन 1960। देखिए 1960 में 201.6 मिलियन प्रोडक्शन हो रहा था, वही 2019-20 में यह चला गया 42,752। तो ये काफी इंक्रीज हो गया। व्हाई डू वी एक्सपैंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? तो हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को इंडिया में इसलिए एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड आर्टिकल का ग्रोथ हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर के लिए आप तैयार रहिए। वहीं सेक्शन 2 में आपके जिस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि व्हाई डू वी एक्सपैंड फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन रूरल एरियाज, क्योंकि मनी लेंडर का जो भी मकर जाल है पूरा उनका नेक्सस है, वो प्रॉब्लम करता है। और क्या होता है कि हमारे फार्मर पुअर से पुअर होते जाते हैं, इसका लॉन्ग रन में प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और एज अ होल इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है रुक जाता है। इसी के इंटरनल ऑप्शन में आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे जी सोशल सॉरी स्मॉल हेल्प ग्रुप्स विल हेल्प टू क्रेडिट और इरेडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। कुछ लोगों का समूह होता है जो अपने मनी को क्रेडिट इकट्ठा करके एक दूसरे को उधार देते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर वे बैंक से भी उसी ग्रुप के रूप में लेते हैं उधार और इससे
अपने लोगों का डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे रूरल एरियाज में प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट होता है, बिजनेस के एक्सपेंशन में मदद मिल सकती है। तो इन तरह के क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करें। और सेक्शन सी यानी कि 3 सेक्शन में बटे हुए हैं आपके क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम अवेलेबल? तो सर्टेनली, क्योंकि यहाँ पर लोगों को वाइडर चॉइस मिलता है, गवर्नमेंट को रिकॉल करने का अधिकार है, नॉट डायरेक्टली बट आफ्टर 5 ईयर्स। थर्ड है, डेमोक्रेसी में पीपुल्स को उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। डेमोक्रेसी के कारण जो भी लोगों के जो ओवरऑल ग्रोथ है और एज ए कंट्री ओवरऑल ग्रोथ है, काफी हेल्प मिलता है। फिर चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखते हैं कि हेरेडिटरी सिस्टम आ गया है, भाई भतीजावाद है, फैमिली जो क्लैन का रूप हो गया है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इंटरनल डेमोक्रेसी का भाव है, एक व्यक्ति जो हेड आ गए वही हेड बने रह जाएंगे पॉलिटिकल में, उनका जो विरोध करता है उनको हटा दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल रिफॉर्म है नहीं होते हैं, इंटरनल जो इलेक्शंस होने चाहिए वे भी नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर मिसलीड करते हैं पीपुल को, और अपने ही वर्कर को, जो उनके वर्कर को उनको ऊपर ले जाना चाहिए, उनको भी सीट देने चाहिए, एमपी एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं या एमएलसी के। फिर ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम a reality. Describe the steps taken by government to globalization process. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ने पहला तो डिसेंट्रलाइजेशन किया है, फिर ये किया है कि जितने प्राइवेट सेक्टर है उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया है। यहाँ पर ट्रेड टैरिफ है, इसको भी लेसन कर दिया है। जितने भी रेड टैपिज्म है इसको खत्म कर दिया, रूल रेगुलेशंस को ईजन किया कि लोग मनी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। फिर गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज ओन्ड थे, जैसे कि बीएचसी, बीपीसीएल है, सेल है, इंडियन रेलवे है, इंडियन एयरवेज है, इन सब को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये प्रोसेस है। फिर एसेस द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं। पहला, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाता है। सेकंड है कि लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत उनको आगे ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। थर्ड है, मनी को इन्वेस्ट कीजिए, मनी को प्राप्त कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। रेड टेपिज्म खत्म हो रहा है, मतलब पहले रूल रेगुलेशन इतने लेंदी थे कि सेलेक्टेड लोग ही आगे बढ़ पाते थे। ग्लोबलाइजेशन के कारण आज इंडिया वर्ल्ड लेवल पर एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में ग्रोथ हो जा रहा है। थर्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट परचेजर बन गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आज आके इन्वेस्ट कर रही हैं। इससे इन जो प्रोडक्ट हैं इन साइड इंडिया जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, इसके कंपटीशन के कारण अच्छे क्वालिटी मिल रहे हैं सभी कंज्यूमर को, बायर्स को। तो ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं जिसको आप पॉइंट वाइज हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।